हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा की गणना। तो देखो, किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसके डिटर्मिनेशन के लिए एक इक्वेशन यूज होता है। उस इक्वेशन को बोलते हैं आरेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये रिएक्शन के रेट कांस्टेंट, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, उसके टेम्परेचर, इनका एक मैथमेटिकल रिलेशन है। ठीक है, तो देखते हैं इस इक्वेशन को। तो देखो, जो आरेनियस इक्वेशन है वो ये है, K इक्वल टू A e का पावर माइनस E A अपॉन RT। यहां पर मैं बता दूं कि K क्या है, रेट कांस्टेंट, A को बोलते हैं आरेनियस पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E A यहां पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है, रेट कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। अब मैं यहां बता दूं कि ये जो क्वांटिटी है E का पावर माइनस E A अपॉन RT, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल्स है उनका फ्रैक्शन है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए A की यूनिट वही होगी जो कि K की यूनिट होगी। आगे हम देखेंगे किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है कि ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं इस इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन किया गया है। पहला पॉइंट है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ E A स्मॉलर द रेट कांस्टेंट। हाँ, ये बता दूं कि किसी रिएक्शन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसका रेट कांस्टेंट कम होगा, क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होगा, इसलिए उसका रेट कांस्टेंट क्या है, थोड़ा कम आएगा। समझ गए ना? तो पहला पॉइंट याद रखना है कि अगर E A ज़्यादा है तो रेट कांस्टेंट कम होगा। दूसरा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ E A ग्रेटर द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ K फॉर गिवन टेम्परेचर चेंज। हाँ, अगर ये जो है E A एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है और रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके रेट कांस्टेंट में ज़्यादा चेंज आता है देन कि जब E A कम हो और टेम्परेचर चेंज किया जाए। समझ गए बात को, कि अगर रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और फिर कोई गिवन टेम्परेचर उसमें हम कोई चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट में ज़्यादा मेजरेबल चेंज आता है। लेकिन अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है और फिर गिवन टेम्परेचर में हम कोई चेंज करते हैं तो उसके रेट कांस्टेंट में बहुत ज़्यादा मेजरेबल चेंज नहीं आता। समझ गए ना? तो ये पॉइंट याद रखना है। समझ गए बच्चों कि E A उच्च है तो K का मान कम होगा। अगर E A का मान उच्च होता है तो किसी दिए गए तापमान में परिवर्तन करने से E A के मान में अधिक प्रभाव पड़ता है, K के मान में अधिक प्रभाव पड़ता है, अर्थात K का मान ज़्यादा परिवर्तित होता है। ठीक है, जबकि अगर E A का मान कम है और हम दिए गए टेम्परेचर में कोई चेंज करते हैं तो K के मान में ज़्यादा मेजरेबल चेंज नहीं आता। यहाँ तक बात समझ गए होगे, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि अगर E A का वैल्यू 0 की तरफ जाता है, मतलब डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर कहाँ की तरफ चलेगा, इन्फिनिट की ओर, और ऐसे में K एक किसके बराबर होना शुरू कर देगा, A के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से जब E A 0 हो जाएगा तो जो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन है वो इन्फिनिट होगा, तो K किसके बराबर होगा, A के बराबर। ये बात इस इक्वेशन से स्पष्ट है। ये वाली वैल्यू आप देखो, इनमें कोई चेंज आएगा T में, अगर हम T को इन्फिनिट कर दें तो E A 0 हो जाएगा। समझ गए ना? और ऐसे में ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो उसका रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। इसके अलावा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस इक्वेशन से स्पष्ट दिख रहा है। समझ गए ना? तो ये वैल्यू नोट करें। अब देखो, हम आरेनियस इक्वेशन
से ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये है आर्हेनियस इक्वेशन, इसमें हम लॉग से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह लिख सकते हैं, और आगे हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि log e का पावर e बचेगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और आगे बढ़ा दें ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। log 10 बेस पे ले लें, अभी ये e बेस पे चल रहा था। ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y = mx + c। तो इस तरह से log के और 1/t के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप आप देख रहे हैं नेगेटिव है। तो इस स्लोप के बराबर में क्या है, स्लोप = -Ea/2.303r। इसका मतलब है कि हमें Ea कैलकुलेट करना है तो हम इसका स्लोप ले लें और इस तरह से उसमें 2.303r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा Ea का कैलकुलेशन हो जाएगा। r आप जिस यूनिट में यूज करोगे उसी यूनिट में Ea आएगा। तो इस तरह से इस स्लोप के बेस पर Ea का कैलकुलेशन किया जा सकता है। समझ गए बच्चों। अब हमें क्वेश्चंस में दे रखा होता है स्लोप, हम देखेंगे क्वेश्चंस में, तो उससे हम कैसे Ea कैलकुलेट करेंगे वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, इस आर्हेनियस इक्वेशन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे लिखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं। अब हम log K2 - log K1 करें तो हमारा इक्वेशन ये आ जाएगा, या हम और लिख सकते हैं log K2/K1 = Ea/2.303r 1/T1 - 1/T2। इस इक्वेशन से भी अगर हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दे रखे हों जिन्हें हम केल्विन में लेंगे और दो रेट कांस्टेंट दे रखे हों तो हम Ea का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जनरली Ea टेम्परेचर में वेरिएशन से इफेक्टेड नहीं होता, इसलिए Ea को हम यहाँ पर कॉमन में बाहर ले सकते हैं। R यहाँ रेट कांस्टेंट है तो इससे भी हम कैलकुलेशन किसकी, Ea की कर सकते हैं, जो अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो आप इसे नोट करें। अब देखो, मैं दो क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। रेट कांस्टेंट लिखा है 1.2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2.1 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट Ea। तो देखो यहाँ पर T1 हो गया 30 मतलब 303, T2 हो गया 40 313। Ea आपको कैलकुलेट करना है R जूल, ठीक है, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स में ले लो। K1 और K2 की ये वैल्यूज हैं, बस आप इक्वेशन में पुट अप करोगे, बाकी आगे की कैलकुलेशन आप कर लेना। इस तरह से K2/K1 Ea और ये वैल्यू पुट अप कर दी मैंने। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि TC रिएक्शन का 2 है। TC यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये टेम्परेचर तापमान गुणांक 2 है, ये हम जानते हैं कि ये होता है 35/25, K 35/K25। तो ये वैल्यू रखोगे तो आपको Ea का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा log Tc = Ea/2.303r 1/T1 - 1/T2। बस Tc की वैल्यू रख दो, आगे की कैलकुलेशन आप कर लेना, तो वो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ तक नोट करें। अब देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि K = Ae का पावर -2700 K-T। R 2 कैलोरी Ea, यहाँ पर K डैश बता दूं, ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो Ea क्या होगा, तो देखो ये है आर्हेनियस इक्वेशन और ये हमारा गिवन इक्वेशन। हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि Ea/RT = 2700 K-T। यहाँ से T से T हटा दें तो Ea = ये हो जाएगा। अब K डैश बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो कि R/Na के बराबर होता है, मतलब एक पार्टिकल के लिए गैस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो और आगे बढ़ा दें तो ये हो गया बस Na की वैल्यू और R की वैल्यू कैलोरी में दे रखी है, उसे रख दें तो सॉल्व करने से हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो आप इसे नोट करें।
अब देखो इसी तरह से एक क्वेश्चन है k इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 10 e का पावर -2900 k अपॉन t। तो a और e क्या होगा? तो देखो यहाँ पर आप अगर इस इक्वेशन को और आर्हेनियस इक्वेशन का कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि a इक्वल टू ये है, समझ गए ना? ये वैल्यू किसके बराबर है? a के बराबर, तो a आ गया। और E अपॉन RT इक्वल टू ये दे रखा है, यहाँ K केल्विन में है, K है मतलब केल्विन टेम्परेचर। तो इस तरह से और आगे सॉल्व करेंगे, T से T हटा दें तो हमारे पास E इक्वल टू ये आएगा, R की वैल्यू जूल में ले लें, कैलोरी में ले लें, उसी हिसाब से E आएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब मान लो आपको एक इक्वेशन दे रखा है या क्वेश्चन है कि आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार log k और 1/t के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया जिसका जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का वो है -6670। तो ये क्या होगा? तो बस आप जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आपने देखा था, ठीक है, जब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था आर्हेनियस इक्वेशन का, तो हमने देखा था कि E इक्वल टू होता है माइनस स्लोप इंटू 2.303 R। बस स्लोप की वैल्यू रख दें, R अगर आप जूल में लोगे तो ये आंसर जूल में आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो एक क्वेश्चन है A से B, K1 है 10 टू द पावर 15 इंटू E का पावर है -2000 अपॉन T। और C से D में K2 है 10 टू द पावर 14 E का पावर 1000 अपॉन T माइनस। तो वो टेम्परेचर क्या होगा जहां पर K1 और K2 बराबर होगा? तो आप इसे सॉल्व करना, यहाँ आंसर आएगा 434.2 केल्विन। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि N2 + 3H2 मिलकर 2NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। डेल्टा H है +22 कैलोरी और E फॉरवर्ड है 70 कैलोरी। तो इस रिएक्शन के लिए ये क्या होगा? मतलब इसको हम उल्टा लिखते हैं, मतलब आपको बैकवर्ड रिएक्शन का ये कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आएगा 92 कैलोरी करके देखना। तीसरा है कि A से B, B से A, ये इक्विलिब्रियम है, डेल्टा H ये दे रखा है, यहाँ E फॉरवर्ड अपॉन E बैकवर्ड की वैल्यू है 20/31। आपको E फॉरवर्ड और E बैकवर्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आल्सो Kc एट 300 केल्विन, 300 केल्विन में Kc की क्या वैल्यू होगी? इसके आंसर आएंगे 5.5 × 10⁵ Kc और EF आएगा 60, EB आएगा 93 किलोजूल। तो आप इसे नोट करें। अब देखो एक क्वेश्चन है कि द रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स, द रेट कांस्टेंट्स, ठीक है, आर K1, K2 एंड K3 फॉर डिफरेंट स्टेप्स एंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इक्वल टू है आपके पास K1 × K3 अपॉन K2। अगर E1, E2, E3 ये जो 3 स्टेप्स की एक्टिवेशन एनर्जीज हैं वो है 60, 30 एंड 10 किलोजूल रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन? तो इसका जो कैलकुलेशन करोगे तो उसमें मैं एक हिंट देता हूँ आपको, इस फॉर्मूले का यूज करना है। K इक्वल टू A E का पावर -E1 + E3 - E2 अपॉन RT। यहाँ पर आपको ये सब दे रखे हैं, यहाँ पर EA इक्वल टू ये आ जाएगा। कैसे आया वो इन 3 इक्वेशन बनाओ और इसमें इन तीनों के K1, K2, K3 इनकी सब वैल्यू पुट अप करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, समझ गए ना? तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो देखना कितना आता है, तो वो आंसर आप कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, इसका डिटर्मिनेशन बताया आर्हेनियस इक्वेशन से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ओके बाय।